बीए भाग प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज हम प्रथम प्रश्न पत्र में आदिकाल अथवा प्रारंभिक काल के नामकरण तथा तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में बात करेंगे। काल की अविच्छिन्न धारा के समान ही साहित्य परंपराओं और प्रवृत्तियां निरंतर गतिशील रहा करती है। साहित्य में एक बार जो प्रवृत्ति उद्बुद्ध हो जाती है, उसमें अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण तीव्रता और मंदता की प्रक्रिया का होना हो तो सहज विश्वसनीय है, किंतु उसका सर्वथा विलुप्त होना नितांत अकल्पनीय है। प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ विकास और ह्रास की प्रक्रिया से अनिवार्यता संबंध है। उदाहरण, हिंदी साहित्य के रासों और वीर गाथात्मक रचनाएं, भक्ति की विविध धाराओं से संबंध, नाना कृतियां, रीतिपरक रचनाएं, नीति तथा सूक्तिमयी उक्तियां और आधुनिक हिंदी साहित्य की विविधमुखी प्रवृत्तियां आदि किसी विशिष्ट काल से उद्भूत होकर काल के कराल गर्त में सर्वथा निःशेषता नहीं हो गई। काल कर्मानुसार उनकी वृद्धि और क्षीणता की क्रिया सतत बनी रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की सामग्री के अध्ययन के लिए आदिकाल को वीर गाथा काल, जो कि संवत 1050 से 1375, भक्ति काल जिसे पूर्व मध्यकाल कहा गया था, संवत 1375 से 1700, रीति काल जिसे उत्तर मध्यकाल कहा गया था, जो कि संवत 1700 से 1900, तथा आधुनिक काल जिसे गद्य काल के नाम से जाना गया, जो संवत 1900 से अब तक 4 कालों में विभक्त किया है। यद्यपि शुक्ल जी का उक्त विभाजन विद्वानों में के जगत में प्रायः मान्य है, किंतु हमारा विचारानुसार उक्त विभाजन पुनः समीक्ष है। वीर गाथा काल का नामकरण और पूर्वापर सीमा निर्धारण। इसके नामकरण और पूर्वापर सीमा निर्धारण का प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास में विवादास्पद प्रश्नों में एक प्रमुख प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अनेक अधिकारी, लेखक, विद्वानों ने इस संबंध में अपने अपने भिन्न मत दिए हैं। यहाँ हम विविध मतों के औचित्य और अनौचित्य के पर्यवेक्षण करने के समस्या के समाधान को खोजने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में विवेच्य काल को आदिकाल के नाम से पुकारा, किंतु आचार्य शुक्ल ने इस युग में वीर गाथाओं की प्रमुखता को ध्यान में रखकर इसे वीर गाथा काल के नाम से अभिहित किया। शुक्ल जी के नामकरण के संबंध में 3 प्रमुख बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। पहली यह कि इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रचुरता। दूसरी, जैनाचार्यों द्वारा विरचित प्राचीन ग्रंथों को धार्मिक साहित्य घोषित करके उसे रचनात्मक साहित्य की परिधि से निकाल देना, और इसी प्रकार नाथों और सिद्धों को रचनाओं को शुद्ध साहित्य में स्थान न देना। तीसरी मुख्य बात उन रचनाओं की है जिनमें भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकर दोहे मिलते हैं, किंतु उनसे किसी विशेष प्रवृत्ति का निर्मित न हो सकना। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल का नामकरण करते समय निम्न रचनाओं का उल्लेख किया था। सबसे पहले विजयपाल रासो, जो कि नल सिंह कृत्य है, हमीर रासो सारंगधर कृत्य, विद्यापति द्वारा लिखित कीर्तिलता, विद्यापति द्वारा लिखित एक कीर्ति पताका। ये चारों की चारों पुस्तकें अपभ्रंश भाषा में है। देसी भाषाओं में 8 पुस्तकों का नाम जो है वो आता है, जैसे कि खुमाण रासो, जो कि दलपति विजय, बीसलदेव रास, जो कि नरपति नाल्य, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, चंद्र प्रकाश, जो कि भट्ट केदार द्वारा लिखित है, जय मयंक जस चंद्रिका, जो कि मधुकर कवि द्वारा लिखित है, परमाल रासो, जो कि आल्हा का मूर्ख जननिक कृत्य है, खुसरो की पहेलिया, जो कि अमीर खुसरो से संबंधित है, और विद्यापति पदावली, जो कि विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। आचार्य शुक्ल का वीर गाथात्मक प्रवृत्ति की स्थापना के लिए
उल्लिखित अपभ्रंश की प्रथम 4 रचनाओं को प्रामाणिक कर लेना असंगत है। कदाचित शुक्ल की इस असंगति का कारण हिंदी और अपभ्रंश को अभिन्न रूप में से ग्रहण करना है। वे अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी और अपभ्रंश को अभिन्न रूप से ग्रहण करना है। वे हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर मिलता है। मुंज और भोज के समय 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य का काव्य रचनाओं में पाया जाता है। इस प्रसंग में विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि हमें अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहना ही है तो फिर संवत 700 में रचित अपभ्रंश काव्यों को हिंदी साहित्य क्यों ना मान लिया जाए। और फिर जहाँ कालिदास की रचनाओं में जहाँ छुटपुटे रूप में अपभ्रंश प्रयुक्त हुआ है तो उसमें भी हिंदी साहित्य का अस्तित्व क्यों न स्वीकार कर लिया जाए। देसी भाषा और पुरानी हिंदी की आड़ में समस्त अपभ्रंश साहित्य हिंदी में समाविष्ट करने की मनोवृत्ति कदापि स्वस्थ नहीं कही जा सकती। यदि हम हिंदी के प्रति अनन्य मोह का प्रदर्शन करते हुए भी इसे 8वीं या 11वीं शताब्दियों में उद्भूत और विकसित मानते हैं तो इस संबंध में एक जटिल प्रश्न उपस्थित होना स्वाभाविक है। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथाओं का परिचय देते हुए कहा कि इस काल में अधिकांश कवि चारण थे। संभव है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने वीर गाथा काल को इसी आधार पर चारण काल कहा, पर उनकी यह धारणा असंगत नहीं कही जा सकती। इस विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के विचार अवलोकनीय है, पर प्रश्न आश्चर्य की बात यह है कि स्वयं डॉक्टर वर्मा के इतिहास के नवीनतम संस्करण तक में इस काल की सीमाओं के अंतर्गत लिखी गई एक प्रामाणिक चारण कृति का उल्लेख नहीं है और साथ ही संवत 1715 तथा 1895 तक की रचनाओं का भी इस काल में सम्मिलित कर लिया गया है, जबकि उसकी उच्चतम सीमा तो 1375 ही स्वीकार करते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने प्रस्तुत काल को सिद्ध सामंत युग के नाम से अभिहित किया और उन्होंने उसकी पूर्वापर सीमा 8वीं शताब्दी से 13वीं तक निर्धारित की। उन्हें इस काल में साहित्य के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर हुई, एक तो सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति। सिद्धों की वाणी के अंतर्गत बौद्ध तथा नाथ सिद्धों की तथा जैन मुनियों की रूक्ष एवं उपदेशात्मक उपदेशमूलक और हठयोग महिमा की क्रिया का विस्तार है। वे प्रचार करने वाली रहस्य मूल रचनाएं आती है। इनके अतिरिक्त धार्मिक और आध्यात्मिक भावधारा से स्पंदित कुछ उत्कृष्ट जैन मतावलंबियों कवियों की रचनाएं नहीं आती। राहुल जी की सामंतों की स्तुति नामक प्रवृत्ति में चारण कवियों के चरित काव्य आते हैं। राहुल जी के एक और वे अपभ्रंश की सभी अन्य भाषाओं की सम्मिलित निधि बताते हैं, तो दूसरी ओर हिंदी का ऐसा आधिपत्य स्वीकार करते हैं कि उसे पुरानी हिंदी तक कह डालते हैं। हिंदी प्रेम और भावुकता की दृष्टि से राहुल जी की पुरानी हिंदी संबंधी मान्यता एवं विश्वास भले ही ठीक हो, परंतु भाषा शास्त्र की दृष्टि से इसे नितांत असंगत ही कहना होगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत काल को बीज वपन काल के नाम से अभिहित किया है, परंतु यह नाम समीचीन दिखाई नहीं पड़ता। साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से इस उक्त नाम से पुकारना असंगत है, क्योंकि इस काल में प्रायः अपने पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। साथ साथ कुछ नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी उद्भव हुआ है, जो अपने समुचित विकास के रूप में है। इस काल को साहित्य पर लिटरेचर इन्फेंसी इन लिटरेचर की उक्ति लागू नहीं हो सकती। उस समय का कलाकार अत्यंत सजग और सद्बुद्ध था। इस दिशा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रयास को सफल कहा जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत काल के साहित्य को अंतर्विरोधों का
साहित्य कहा। उन्होंने किसी एक साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर इस काल के नामकरण को अनुपयुक्त बताया है। अंततः घूम फिर कर इस काल को आदिकाल के नाम से पुकारा है, जो इसी रूप में मिस्र बंधुओं द्वारा पहले ही संपादित प्रतिपादित हो चुका है। पर साथ ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार का भ्रामक धारणा की दृष्टि करता है। श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह कोई काल आदिम मनोभाषामय परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों के अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी और रूढ़िगत सजग कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे हो तो नाम बुरा नहीं है।